Okay, so we have to start the types of derivative contract. Under the types of derivative contract, there is a four types of contract: future, forward, option, and swap. Yes, rule number 34. You can read the first point. Option. Option and derivative contract which gives the buyer a right to buy sell the underlying assets at the specified price during a certain period of time. The buyer is not under any obligation to exercise the option. The option seller is known as option writer. The specified price is known as strike price. You can exercise American options at any time before the expiry of the option period. European options, however, can be exercised only on the date of expiration date. एक्सपायरेशन डेट ओके। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको बोला है, आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो, आ जाओ। आपके पास चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है, वेदर फ्यूचर, वेदर फॉरवर्ड, वेदर ऑप्शंस और वेदर स्वैप। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस का मतलब होता है आपके पास ऑप्शंस दिए रहेंगे, बस ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप लोग उसको परचेस कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, यू कैन बाय, यू कैन सेल, खरीद सकते हो उसको, बेच सकते हो उसको, एज पर योर चॉइस। तो उसको बोलेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच गिव द बायर अ राइट टू बाय। आपको एक अधिकार देता है कि आप खरीद सकते हो, ठीक है, राइट टू बाय। सेल्स, खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। अंडरलाइन एसेट्स एट द स्पेसिफिक प्राइस, आप अपना स्पेसिफिक प्राइस लगा के बेच सकते हो एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपको लगता है कि आप 2-3 दिन के बाद बेचो, स्पेसिफिक डाल दो, बेच दो, ठीक है, प्राइस उतने पे आ जाएगा तो बिक जाएगा। बायर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन। जो बायर है, खरीदने वाला है, उसको किसी भी तरह का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता किसी भी ऑप्शन में, इतने ही खरीदना है, उतना ही खरीदना है, इतनी प्राइस में खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। सेलर को रहता है, ऑप्शन राइटर। तो सेलर क्या करता है, सपोज आप लोग ने खरीद लिए, ठीक है, आप लोग को बेचना है अभी, अभी आप लोग को बेचना है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ने सपोज 100 रुपए में खरीदा था, तो 100 रुपए से प्रॉफिट होने के लिए आप लोग क्या करोगे? 5 दिन के बाद या डेट के हिसाब से आपने क्या किया, 100 की जगह पे आपने वहां पे डाल दिया कि आपको 150 रुपए में बेचना है, ठीक है। तो आपने वहां पे 150 स्पेसिफाई कर दिया। तो अब 150 रुपए जब प्राइस हो जाएगा, तो बायर को क्या करना है? बायर को 150 रुपए के सब कुछ खरीदना है, बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लेकिन आपको बेचने के लिए ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू स्पेसिफाई। आपको प्राइस डालना पड़ेगा कि आप कितने प्राइस में बेचना चाहते हो, तो इसके लिए बोला है ऑप्शन राइटर। आप लोग वहां पे ऑप्शन डालोगे, ऑप्शन राइटर्स, सेल करते टाइम पे, ठीक है। द स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस। और जब आप प्राइस डालोगे वहां पे, स्पेसिफाइड करोगे, उसी प्राइस को बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। याद रखो ये पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस किसको बोला जाता है? और स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस। जब सेलर वो ऑप्शन डालेगा, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पुट करेगा, उसी को बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। नेक्स्ट है फ्यूचर। अंडरस्टैंड द ऑप्शंस प्लान, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ यू। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझा क्या? यस बोलो, क्या हुआ? सर रिपीट कीजिए। देखो, ऑप्शंस क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आप लोग ने एक बाइक खरीदा, ठीक है, किसी ने एक बाइक खरीदा है, उसका प्राइस, चलो बाइक बहुत ज्यादा हो जाता है, मोबाइल खरीदा है। मोबाइल खरीदा है 15,000 का। खरीदने के टाइम तो आपने खरीद लिया 15,000 का, 1 साल यूज किया, बेचोगे कितने पे? यस 38। 15,000 का मोबाइल 1 साल के बाद कितने में बेचोगे? प्राइस पे। कौन से प्राइस पे? सर उसके कम प्राइस पे बिकेगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन आप कितना लगाना चाहते हो उसका प्राइस? सर उससे ज्यादा। 15,000 से ज्यादा बिकेगा ही नहीं, 15,000 में नहीं बिकेगा, 10,000 में भी नहीं बिकेगा। ये एक मोबाइल का मैंने ऑप्शन इसके लिए लिया क्योंकि आपको पता चले कि आप कौन हो, आप ऑप्शन राइटर हो। इस कोई अगर आपसे खरीदेगा तो वो तो यही पूछेगा ना, आप कितने का बेचना चाहते हो। आप जब दुकान पे जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए या कुछ सामान खरीदने के लिए, आप ही पूछते हो ना, यू आर बायर, यू आप ही लोग पूछते हो ना कि आप कितने का मतलब बेचोगे। तो सामने वाला कौन रहता है? सेलर। वही तो आपको ऑप्शन देगा ना, ऑप्शन राइटर, कि मैं इतने का बेचना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बाय देन परचेस, अदरवाइज डोंट।
आपको Yes, sir. जमता है तो खरीदो, नहीं जमता तो छोड़ दो। तो जो सेलर प्राइस फिक्स करेगा, स्पेसिफिक प्राइस फिक्स करेगा अपने स्टॉक का, अपने डेरिवेटिव ट्रेड का, उसी को बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। उसके पास ऑप्शन होता है, किसके पास? सेलर के पास। बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास राइट टू बाय है, वो खरीद भी खरीद सकता है बस इतना, और जो प्राइस है उस प्राइस में खरीदना है उसको। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ऑप्शंस प्लान? यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव के अंदर ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट है फ्यूचर। रोल नंबर 13 7013, रीड दिस पैराग्राफ, फ्यूचर। Yes, sir. Future is a standardized contract which allow the holders to buy, sell the assets at an agreement price at a specific date. The parties to the future contract are under an obligation to perform the contract. These contracts are traded on the stock exchange. The value of future contract are marked to market every day. It means that the contract value is adjusted according to the market movement till the expiration date. एक्सपायरेशन डेट, तो यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट का मतलब होता है एक्सपायरी डेट, मतलब जो हमने प्राइस का लगाया। अब फ्यूचर, फ्यूचर जस्ट लाइक हमारे आगे का आने वाले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप लोग सेल करना चाहो तब। फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर होल्डर्स, मतलब आप, मतलब मैं, जिनके पास डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, स्टॉक है हमारे पास, होल्डर्स टू बाय एंड सेल, खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है अपने एसेट्स को, एंड एग्रीड प्राइस, यहाँ पे याद हो एग्रीड प्राइस क्या होता है। सपोज मार्केट में 15 रुपए चालू है, एक शेयर का प्राइस 15 रुपए चालू है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीड प्राइस। अगर हमने खरीद लिया तो, ठीक है, 15 रुपए के हिसाब से हमने खरीद लिया, वो एग्रीड प्राइस हो गया, हमने एग्री कर लिया ना, 15 रुपए के हिसाब से खरीदना है तो खरीद लिया। अगर किसी को बेचना है, वो अपना प्राइस पुट करेगा 20 रुपया, 20 रुपए का एग्रीड प्राइस, सामने वाला अगर एग्री कर लिया तो वो खरीद लेगा। अंडरस्टैंड एग्री प्राइस किसको बोलते हैं? जैसे आपको दुकान वाला बोलता है कि 1000 रुपए का गुड्स है, 1000 रुपए का कपड़ा है, आप लोग बोलते हो कि नहीं डिस्काउंट मारो, तो 200 रुपए डिस्काउंट मारेगा, फिर भी आप लोग बोलते हो नहीं, मैं अभी भी एग्री नहीं हूँ, तो आप लोग क्या बोलते हो? 500 रुपया देगी चलेगा क्या? मतलब 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया आप एग्री कर रहे हो, तो भी आप लोग के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, फिर जिस प्राइस पे आप एग्री करते हो कि यस वो सेल करेगा, आप खरीद लो उस प्राइस पे, उसी को बोलते हैं एग्री प्राइस। तो इसी तरह से स्पेसिफिक डेट रहता है। आप 2 दिन के बाद प्राइस, अगर सब आपने 15 रुपए के हिसाब से खरीदा आज, वो एग्रीड प्राइस हो गया। अब आप 15 रुपए सोच रहे हो कि प्रॉफिट हो जाए आपको, तो फ्यूचर में 2-3 दिन के बाद आपने क्या किया कि रखे रखे शेयर्स को क्या करना है, हम लोग को बेच देते हैं। तो आप फ्यूचर का डेट डालोगे 1 हफ्ते के बाद, और उस पर डाल दोगे प्राइस कि 15 की जगह पे 20 रुपए आप डाल दोगे, आप पुट कर दोगे, ठीक है। अब जब प्राइस ऑटोमेटिक मार्केट में 20 रुपए हो जाएगा, तो आपका शेयर्स, जो शेयर्स रहेगा, वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा 20 रुपए के हिसाब से। दैट्स कॉल्ड एग्रीड प्राइस। अंडरस्टैंड फ्यूचर? देखो, एक हम क्या कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, फिलहाल के लिए हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। ये होता क्या है, इसका पूरा एक प्रैक्टिकल है, सेमिनार होता है। इस ना अभी जब होगा, आप लोग का अगर सपोज कॉलेज चालू हो गया, तो मैं सर को बोलूंगा एक सेमिनार अटेंड कराने के लिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये सब आप लोग को पता चलेगा ऑन दैट टाइम। लेकिन फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि यस ऐसा होता है, दिस कंडीशन इज अप्लाइड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों को बस याद रखना है, स्ट्राइक प्राइस किसको बोला जाता है, एग्रीड प्राइस किसको बोला जाता है। स्ट्राइक प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेलर डिसाइड करता है, ठीक है। जो सेलर डिसाइड करेगा स्पेसिफिक प्राइस को, एट ऑप्शन प्लान में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, उसी को स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। फ्यूचर प्राइस में क्या होता है? एग्रीड प्राइस होता है स्पेसिफिक डेट के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर डेरिवेटिव। यस, सर एग्रीड प्राइस सेलर और बायर दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों लोग ना? दोनों लोग। आपने बोला है कि मैं 20 रुपए में बेचूंगी, ठीक है, सामने वाला खरीदने वाला भी 20 रुपए में एग्री करके ही खरीदेगा ना। इफ दे डोंट एग्री तो वो नहीं खरीदेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, फॉरवर्ड। यस, एनीबडी कैन रीड द फॉरवर्ड। Sir, may I? यस, रूल नंबर 10। Forward.
Forward are like future contracts हाँ, wherein हम्म, holder is under an obligation to perform the contract. But forwards are unstandardized and not traded on stock exchange. These are available over the counter and are not market to market. These can be customized to suit the requirement of the parties to the contract. यस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो आगे ऊपर का जो भी दो है ना, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, स्टॉक मार्केट से आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड नहीं होता है, ये स्टॉक मार्केट में डीलिंग नहीं होता है। ये ओवर द काउंटर, ये आपको कहीं दूसरी जगह से या फिर ओवर द काउंटर के हिसाब से आपको मिलेगा। नॉट मार्क टू मार्केट, इसका कोई मार्क टू मार्केट नहीं होता, ये कस्टमाइज तरीके का होता है जिसमें बहुत लोग अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, अंडर द ऑब्लिगेशंस, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहता है, सॉरी ऑब्लिगेशंस रहता है, रूल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। फॉरवर्ड आर लाइक फ्यूचर की जैसा ही होता है, बट डिफरेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडेड होता है, मतलब वो डीलिंग कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होता है, ये किसी तरह का अनरेस्ट नहीं है। ठीक है, बट फॉरवर्ड आर अंडरराइज्ड, अनस्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉट स्ट्रेटेड, मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, आप किसी भी तरह से पुट डालोगे, प्राइस डालोगे, वगैरह वगैरह स्पेसिफाई करोगे, इस तरह का कोई भी लोचा नहीं रहता है। वो किस में रहता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाकी सब में रहता है। फॉरवर्ड में किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज में भी डीलिंग नहीं करते इसको। ये ओवर द काउंटर आपको बोलते हैं ना कि दूसरी जगह से मिल सकता है या कंपनी के किसी और साइड पे मिल सकता है। देखो इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है। स्टॉक जो खरीदते हैं, जो लीगली खरीदते हैं, वो लिस्टिंग कंपनी से, सेबी के द्वारा खरीदते बेचते हैं। लेकिन ऐसा इलीगल एक्टिविटीज भी होता है, बहुत सारे इलीगल भी होते हैं, जो अपनी कंपनी, जो कंपनी क्या करती है, ओवर द काउंटर बेचने के लिए निकालती है। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में उनका उतना ही स्टॉक रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको पैसा चाहिए तो वो थोड़ा अलग साइड से जाती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाती है। तो यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए जो बाकी के इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अ ट्रेडेड इन स्टॉक, उनका कोई स्टॉक एक्सचेंज में कोई ये नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ भी रिस्क होता है क्योंकि पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज का डीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये ओवर द काउंटर, नॉट मार्केट टू मार्क काउंटर, ये ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है स्वैप। स्वैप इज अ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डेरिवेटिव। स्वैप आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू पार्टी एक्सचेंज देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जहां पे दो पार्टीज अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को एक्सचेंज करती है। The cash flow are based on national principles amount agreed between both parties without exchange of principal. The amount of cash flow is based on the rate of interest. One cash flow is generally fixed, other change on the basis of benchmark interest rates. Interest rate swap are the most common use category. Swap are not traded on stock exchange and are the over-counter contract between the business and financial institutions. ये भी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग नहीं होता, यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, पैसा और पैसे के लेन देन को। ठीक है, पैसा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना चार्ज करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में दो 9% है तो मैं 12% चार्ज करूंगा, आपको फंड तो प्रोवाइड होगा। इसको बोलते हैं स्वैप रेशो। ठीक है, जहां पे कैश की रिक्वायरमेंट, कैश फ्लो, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरा किया जाता है ऑन द बेस्ड ऑन नोशनल प्रिंसिपल्स अमाउंट एग्री बिटवीन द टू पार्टीज। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात हो रहा था, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक, किसी कंपनी को अगर एक अमाउंट देता है एज अ लोन, ठीक है, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट लोन देता है, तो उस पर सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसी तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जैसा जैसा एक्सचेंज होता रहेगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से, अप एंड डाउन, इंटरेस्ट रेट कभी 9%, कभी 9.5%, कभी 11%, कभी 10%, यही होता है स्वैप रेशो। ठीक है, बेस्ड ऑन द कैश फ्लो इज जनरली फिक्स्ड, कैश फ्लो जो रहता है फिक्स रहता है, एंड अदर चेंजेस ऑन द बेसिस, और जो भी चेंजेस होगा वो चेंज किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे चेंज होगा। सपोज आपके बैंक ने आपको मान लो कि 10 लाख रुपया एज अ लोन दिया है, तो 10 लाख रुपया एज अ प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, वो चेंज नहीं होगा। बट हाँ, जो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भरोगे, होता ना, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस, या मार्केट में बैंक का रेट कितना चालू है। सपोज आपने 9% के हिसाब से लोन लिया था, और धीरे धीरे एक साल के बाद वो परसेंटेज 10% हो गया, फिर 11% हो गया, 12% हो गया, फिर कभी 10% आ गया, फिर ऐसा बढ़ता चढ़ता रहता है। तो जो चेंजेस होगा वो चेंजेस किस में होगा? वो इंटरेस्ट में चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा, और इसी को बोलेंगे स्वैप रेशो।
अंडरस्टैंड? इसमें ही आपका प्रॉफिट भी होगा, इसमें ही आपका लॉस भी होगा। अब जब एसवाई में एक चैप्टर है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में आप जब वो चैप्टर करोगे आपको ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है, लेकिन वो उसके लिए आपको एसवाई का स्टडी करना पड़ेगा। उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। जब आप वो चैप्टर करोगे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, तो उसमें जो रेट रहता है वो जब चेंज होता है ना, तो भारी प्रॉफिट भी होता है और भारी नुकसान भी होता है। अंडरस्टैंड? हाउ टू ट्रेड इन डेरिवेटिव, वो तो डेरिवेटिव ट्रेड करने के लिए भी टू अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, इफ यू वांट टू ट्रेड इन डेरिवेटिव मार्केट, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव होता क्या है, हम किस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, किस फंक्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, किस ऑप्शन से किस कॉन्ट्रैक्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्ट्रेटेजी हमको लगाने पड़ेंगे, ये सब आपको पहले जानना पड़ेगा फ्रॉम द डिफरेंट स्टॉक मार्केट। हर एक स्टॉक मार्केट को अलग से जानना पड़ेगा हमको। डेरिवेटिव मार्केट रिक्वायर यू टू डिपॉजिट मार्जिन अमाउंट, एक मार्जिन अमाउंट आप लगा के देखो बिफोर द स्टार्टिंग ट्रेडिंग। आप मार्जिन बोलते हैं ना कि चलो हम पहले 10,000 रुपये लगा के देखते हैं, अगर हमको समझ में आया, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्या करता है पैसा इंक्रीज करता है, तो पहले मार्जिन लगा के देखता है। अगर डूब गया, नहीं समझ में आया तो नहीं करेंगे, अगर समझ में आया प्रॉफिट है तो करेंगे। एक लाइक सट्टा, एक लाइक गैम्बलिंग जैसा करते हैं ना वैसा, जैसे जैसे गैम्बलिंग में पैसा बढ़ते जाता है वैसे वैसे और पैसा लगाते जाते हैं हम लोग, उस तरह से। द मार्जिन अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन अंटिल द ट्रेड इज सेटल, जब तक ट्रेड सेटल नहीं होगा आप मार्जिन अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यू नीड टू रिप्लेनिश ऑफ अमाउंट व्हेन इट फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल, आपको वापस से भरना पड़ेगा अगर कुछ मिनिमम हो गया है, कुछ लेवल लो लेवल पे आ गया। यू शुड हैव टू एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट, आपका एक एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। परमिट डेरिवेटिव ट्रेडिंग इफ यू आर यूजिंग द सर्विस ऑफ ब्रोकर, अगर आप किसी ब्रोकर का सर्विस यूज कर रहे हो, देन यू कैन प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन और ऑन फोन, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, फोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, अगर आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन करना है, यू हैव टू कंसिडर फैक्टर लाइक कैश इन हैंड, मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्राइस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, दैट अंडरलाइंग असेट्स, शेयर्स। मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एज पर योर बजट, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपके बजट के ऊपर होगा, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो होता है। यू कैन चूज टू स्टे इन्वेस्टेड टिल द एक्सपायरी सेटलमेंट, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी सिलेक्ट, अभी परचेस करके जब तक एक्सपायरी डेट ना है तब तक रख सकते हो उसको। इन अ सिनेरियो आइदर द पे एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एंटर इनटू द अपोजिट ट्रेड, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक इसके बारे में जानो मत तब तक उसके बारे में इन्वेस्ट करो मत। अंडरस्टैंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग? Sir, यस। replenish means what? रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब क्या होता है, यू नीड टू रिप्लेनिश द अमाउंट, मतलब आप उसको चेक करते रहो, आप उसको भरते रहो। आपने एक मार्जिन डाल दिया, सपोज 2 लाख का आपने अमाउंट डाल दिया, आप अमाउंट डाल के छोड़ दोगे, कब तक के लिए, कब तक के लिए उसको स्किप करोगे, जब तक के लिए आपका सेटलमेंट प्रॉपर नहीं हो जाता। अंडरस्टैंड? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं समझा तो वापस बता देता हूँ। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है कि अगर अगर आपने पैसा जो भरा है, मार्जिन एक अमाउंट 2 लाख रुपए आपने भरा है, ठीक है, अगर कभी आपका भरा हुआ पैसा कम हो जाता है, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है और मार्केट डाउन हो गया, तो आपको उसको भरपाई करने के लिए वो 2 लाख आप छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ सकते हो। आप उसको भरपाई करने के लिए क्या करोगे, और उसमें पैसा लगाओगे, रिप्लेनिश और अमाउंट इन्वेस्ट करोगे इसके अंदर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, ये था हमारा डेरिवेटिव डेरिवेटिव स्टॉक, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन द डेरिवेटिव ट्रेडिंग? फोर। कौन से? Futures, forwards, options, swaps. वेरी गुड। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप।
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं? ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन मत बोला करो। ऑप्शन में जो सेलर प्राइस डिसाइड करता है, स्पेसिफिक प्राइस चार्ज करता है, उसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द सेलर specify the price, it's a strike price. Understand? So players के बारे में आप लोग जान चुके थे। hedgers, speculators, arbitrators, margin traders। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है वो भी आप लोग को थोड़ा बहुत पता चल गया है। ओके